दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार नासिरा शर्मा जी और भूमिका द्विवेदी जी। हम मुख्य रूप से नासिरा शर्मा जी से बात करेंगे और कुछ सवाल मेरे दिमाग में भी हैं, कुछ भूमिका जी के भी सवाल होंगे। उससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, एक सूचना दे दूं। आज भूमिका द्विवेदी का जन्मदिन भी है, तो केक एक लेके आना चाहिए था, लेकिन ये तो केक एक लाई नहीं कुछ, तो इनको बधाई देते हैं। पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से भी भूमिका को बहुत बहुत बधाई, और इसका कलम तेज और तेजतर होता जाए। हाँ, बहुत लिख रही हैं आजकल जी, तो फटाफट उपन्यास लिख देती है जी। तो दोस्तों, मैं जरा नासिरा जी के बारे में जितना जानता हूं उतना मैं जानकारी दे रहा हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि वरिष्ठ हैं और हिंदी की प्रमुख लेखिकाओं में एक हैं। मतलब ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इन्होंने पत्रकारिता भी की है किसी समय में, अभी उस पर हम बातचीत भी करेंगे। और ईरानी समाज और उसके जो राजनीति के अतिरिक्त जो उसका साहित्य, कला और संस्कृति पर भी इनका काम काफी है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये उसकी मास्टर है, मतलब विशेषज्ञ है। जन्म इनका 1948 में हुआ था इलाहाबाद में, और इलाहाबाद की भूमिका द्विवेदी भी हैं, भूमिका द्विवेदी अश्क। उसके बाद उन्होंने मतलब फारसी भाषा और साहित्य में एमए किया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी एवं पश्तो भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ है। इतनी सारी भाषाएं। वो ईरानी समाज और उसके मैंने बताया साहित्य, कला, संस्कृति की भी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान व भारत के राजनीतिज्ञों तथा प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ साक्षात्कार किए हैं, जो कि बहुत चर्चित हुए। इनके साक्षात्कार से समाज के विषय में अच्छी जानकारी लोगों को मिली और इसीलिए इनको प्रतिष्ठा भी इनकी काफी उससे बढ़ी। युद्ध बंदियों पर जर्मन और फ्रेंच दूरदर्शन के लिए जो एक फिल्म बनी थी, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनके 10 उपन्यास, 6 कहानी संकलन और 3 लेख संकलन, 7 पुस्तकों के फारसी से अनुवाद, सारिका पुनश्च का ईरानी क्रांति विशेषांक, वर्तमान साहित्य के महिला लेखन अंक तथा क्षितिज पार के नाम से राजस्थानी लेखकों की कहानियों पर का संपादन किया है इन्होंने। जहां फव्वारे लहू रोते हैं के नाम से रिपोर्टाजों का एक संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ है। इनकी कहानियों पर अब तक वापसी, सरजमीन और शालमली के नाम से 3 टीवी सीरियल जो हैं, और मां तड़प, आया बसंत सखी, काली मोहनी, सेमल का दरख्त तथा बावली नामक दूरदर्शन के लिए भी मतलब 6 फिल्मों के निर्माण में भी इनका योगदान रहा है। इनके उपन्यासों के अगर नाम गिनाऊं तो 7 नदियां एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड, परिजात, अजनबी जजीरा, कागज की नाव। और इनको कुइयां जान के लिए 2008 में यूके से का कथा सम्मान में इनको मिला है। 2014 में डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से इनको अलंकृत किया गया। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास परिजात के लिए, और 2019 में व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव पर मिला। 2019 का पुरस्कार जो 2000 जहां तक मुझे याद है 2020 में ये प्राप्त हुआ है शायद।
तो इतना तो मैं जानता हूं। और ये भी बता दूं कि अपने युवा अवस्था में, किशोरावस्था में मैं कहानियां वगैरह इनकी पढ़ता रहा हूं और मुरीद रहा हूं। तो नासिरा जी, ये इतना तो मैं जानता हूं आपके बारे में। बस एक सवाल अब मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई तो आपने की और विभिन्न भाषाओं में आपने मास्टरी की, लेकिन जनरली जब मैं लोगों से पूछता हूँ एक सवाल, वो आपसे कुछ इस तरह से मैं पूछ रहा हूं कि वो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा क्षण था, ऐसा कौन सा पल था जिसमें आपने ये फैसला लिया कि मुझे भी साहित्य रचना करनी है। देखिए, जिस स्कूल में मेरी परवरिश हुई थी उसका जिक्र मैंने कई जगह किया, इंटरव्यू में भी और जबानी भी। वहाँ की प्रिंसिपल कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं गुण नहीं छोड़ती थी जो हम लोगों में न डालती। तो एक टाइम में हम लोग बहुत अच्छा भाषण देने वाले भी थे, खेल कूद में भी थे, ड्रामे में भी थे, कहानी में भी थे। तो वो सारी चीजें लेके मैं चल रही थी। और फिर एक ज़माने में मुझे अनाउंसर बनने का भी शौक था। बचपन में मुझे फिल्म एक्ट्रेस बनने का शौक था, डांस का बहुत शौक था। तो ये सारी चीज़ों के बाद मुझे लगता है कि 70s में आखिर में मेरे शौहर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एक लाइन चुन लो, सबको साथ लेके नहीं चल सकती हो। और उसमें ये रहा कि ड्रामा जब मैं कर रही थी तो वहाँ मेरे साथ ज़्यादती हुई। मेरा मेन कैरेक्टर जो था टेलीविजन ड्रामे से हटा के जो लड़की सिफारिश से आई थी, वो लड़की अच्छी थी, हम लोगों की दोस्त थी, लेकिन उसको एक्टिंग करना नहीं आता था। तो मेरा दिल बहुत हट गया, जबकि मैं स्टेज पे कर चुकी थी और टेलीविजन पे कर चुकी थी। फिर मुझे लगा नहीं, इस पॉलिटिक्स में मुझे नहीं वो करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे धक्के लगते लगते मुझे लगा कि सबसे सेफ काम जो है, जो मैं घर पे बैठ के कर सकती हूँ बिना किसी जिसे कहते हैं रूबरू हुए हुए। और इसकी दुनिया बहुत बड़ी थी हिंदी की। तो उसमें यह था कि अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, एक जगह पॉलिटिक्स है तो दूसरी जगह वेलकम है। तो इस तरह जिंदगी ने मुझे एक तरह से मेरे ख्वाब जो बचपन का था, टीचर बनने का और राइटर बनने का, वहां पे लाके खड़ा कर दिया। तो आप राइटर बन गई। लेकिन एक एक आप बात आपने कही कि जैसे आप थिएटर में थी तो वहां पर आपको पॉलिटिक्स लगा। पॉलिटिक्स का मतलब कि वो रूप की बिना टैलेंट का भी आदमी जो है वो अ, उसको भी जगह मिल जाती है और कई बार अच्छे लोगों को रिप्लेस कर दिया जाता है। उस साहित्य में भी तो ऐसा होता है। बहुत साहित्य में भी तो मरतबा हुआ, पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन ज्यादातर मेरी राइटिंग को लेके नहीं हुआ कि मेरी कहानी पीछे की गई हो या आगे की गई हो। लेकिन हाँ, पुरस्कार के सिलसिले से जरूर मैं सुनती थी, जो कि अहमियत वाली बात नहीं थी। शुरू में सबको अरमान होता है ये इनाम मिल जाए, ये आलोचना मतलब ये समीक्षा निकल जाए और कुछ लोग आपको आपकी पीठ थपथपा देंगे। कमजोरी तो हर राइटर में चाहत होती, कमजोरी नहीं कहूंगी, चाहत कहूंगी। तो उस तरह की शुरू में थी। लेकिन जब पहले ही नॉवेल से अनाउंस करने के बाद मेरा इनाम छीन लिया गया, राधा कृष्ण पुरस्कार मिला था मुझे पहली नॉवेल पे, तो उसके बाद से मेरा दिल खट्टा हो गया। मैंने कहा अब इस गली में मैं कभी ना जाऊंगी। और मैंने कसम खाई थी कि मैं एक भी इनाम नहीं लूंगी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जिन लोगों ने इनाम वापस किए या कहीं पे डाल दिए, उनको भी लेके अननेसेसरी चर्चा होने लगी। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा जो मिल रहा है तो ठीक है, उसका वेलकम और उसको इज्जत देनी चाहिए, और जो नहीं मिला है उसका गम नहीं करना चाहिए। तो साहित्य की दुनिया में तो बहुत उछाड़ पछाड़ होता है, बहुत गॉसिप होती है, और वो इमेज आपका बना दिया जाता है जो दरअसल आप होते नहीं है। इन सारी तलखियों से मैं गुजरी हूँ। साहित्य की दुनिया में एक
उतार चढ़ाव जो है वो ज्यादा कॉमन है कि पुरस्कारों की अगर संख्या देखी जाए, पुरस्कारों की अगर श्रृंखला उठा के देखी जाए जी, तो पुरुष साहित्यकारों को ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं, महिलाओं को कम मिलते हैं। तो एक तरह से तो ये भी एक मैं इसको खानों में नहीं बांटूंगी। मैं एक दूसरे नजरिए की मालिक हूँ। मुझे लगता है कि आज जिस तरह महिला लेखन ने अपना कद निकाला है, उस तरह का कद बहुत कम लेखिकाओं ने निकाला था। और उस वक्त लोगों के जहन में वो अपना सिक्का नहीं जमा पाई थी। ठीक है, कृष्णा सोबती थी, उससे पहले और लोग थे, मनु दी थी, ये सब थे। लेकिन जिस तरह से भीड़ अब आई है और लोगों का नजरिया बदला है, उसमें फर्क है। और जिस वक्त हम लोगों ने, मतलब हमारी पिछली पीढ़ी ने लिखना शुरू किया था, देखिए ये हकीकत है, बुरा मानने की बात नहीं है लोगों को, कि उस वक्त बहुत ही आदमकद और बहुत शानदार राइटर लिख रहे थे मर्द। तो उनके सामने सिक्का जमाना एक टाइम चाहता था, क्योंकि बहुत चीजें लोगों की छपती नहीं थी, सामने नहीं आती थी। और देखिए जिस तरह से मजाक उड़ता था औरतों का घरेलू कहानियां लिखने का, दरअसल घरेलू कहानियां तो प्रेमचंद ने भी लिखी हैं। घरेलू कहानियां तो जिंदगी का धुरी है, तो उसको आप नहीं कह सकते। और जिस तरह से खानदान बटे हैं और बिखरे हैं, एक वक्त के बाद तो आपको ये लगेगा कि वो चीजें जो रिसर्च करने की हैं, पहले समाज कैसा था, उस पर बहुत काम होगा। वो कहानियां फिर एक मर्तबा वजूद में आएंगी जिनको नकारा गया। मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, ये बात आपने सही कही, लेकिन आज जो महिला लेखन सशक्त हुआ है उसके पीछे कई कारण है। एक तो प्लेटफॉर्म बहुत मिल गए हैं। मान लीजिए कहानी कहीं नहीं भी छप रही है तो सोशल मीडिया पर भी कहानी आ जा रही है, वेबसाइट्स पे कहानी आ जाती है और वो भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले रही है। तो प्लेटफॉर्म के की संख्या बढ़ जाने से मतलब व्यक्ति की एक तरह से कह सकते हैं कि का दायरा बढ़ा है और आजादी मिली है। मैं एकदम लेटेस्ट बात नहीं कर रही हूँ जो आज है सोशल मीडिया को लेके, उसके ऊपर मैं फिर बात करूंगी। मेरा कहने के मतलब ये है कि जिन लोगों का कलम, जिनके ऊपर यकीन नहीं था मर्द समाज को या मर्द लेखकों को या संपादकों को, उन लोगों ने जो है वो अपना कद निकाला और अपनी, जिसे कहते हैं, अहमियत जताई। मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रही हूँ। आज ये मैं कह रही हूँ कि भीड़ बहुत हो गई है, उसमें कलात्मक लिखने वाले और अच्छी कहानी वाले तो आप उंगली में गिन सकते हैं, लेकिन एक भीड़ है जो लगातार लिख रही है। उस भीड़ का भी बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि एक वक्त आता है जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है और आप सोचते हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं अपने को, बड़े लोगों का लेखन। तो ये सब चीजें तो चलती हैं। तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ मौजूदा उससे कि जो भीड़ भाड़ है या जो बहुत शोर शराबा है या अपने को इस्टेब्लिश करने का की चाहत है, वो मैं एक नजरिए से तो पसंद नहीं करती। लेकिन देखिए दूसरे नजरिए से मैं इन लोगों की दाद देती हूँ, इस नजरिए से कि हमारी पिछली पीढ़ी ने या हमारी पीढ़ी ने इन नए लेखकों को क्या दिया, कौन सी मर्यादा दी, संपादकों ने कितनी जगह दी, और मैगजीन बंद हो गई, दूसरे प्रकाशकों ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो इन लोगों ने सब चीजों को नकार दिया और एक दूसरे को पढ़ने लगे, अपनी जमीन उन्होंने पुख्ता की। वो दूसरी बात है कि हम एक अर्कनाना लेके इन लोगों को, जिसे कहते हैं, बोतल में डाल के कहें कि कितना अच्छा और कितना बुरा, वो एकदम अलग बात है। लेकिन ये तो कहेंगे कि इन लोगों ने सोशल मीडिया में अपना अपना जिसे कहते हैं सिक्का जमाया, और उसमें ये भी बताया कि हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, आप नहीं छापेंगे तो सोशल मीडिया है, आप आलोचना नहीं करेंगे तो हमारा कोई ना कोई आदमी कर देगा। और तारीफों के पुल तो इतने बनते हैं कि बैलेंस ही कहीं कहीं खत्म हो जाता है।
तो एक वक्त आएगा उसमें भी बैलेंस आ जाएगा। तो मैं हर चीज को दो नजरिए से देखती हूँ और तारीफ करती हूँ इन लोगों को। इन लोग कुछ भी कर सकते थे, नई जनरेशन। इन लोग कमाते अच्छा है, इन लोगों की पोजीशन अच्छी है, इन लोग जो जमाना बदला है उससे ये अपने को बहुत ही खूबसूरत भी बनाते हैं। तो ये तो किसी फील्ड में जा सकते थे, क्यों राइटिंग में आए हैं? क्यों अपनी पीड़ा, इतनी ज्यादा पीड़ा उठाते? एक चीज आप लिखते हैं, उसका मजाक उड़ जाता है, आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक चीज आप लिखते हैं, आप सियासत के उसमें घेरे में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों की बड़ी कदर है मेरे नजर में, कि इन लोग बाकी चमक दमक को छोड़ के राइटिंग में आए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शिकायत तो नहीं है, लेकिन चूंकि मैं उन पीढ़ियों के साथ बड़ी हुई हूँ जिन्होंने एक अलग तरह की वैल्यूज दी है, तो थोड़ा सा नया और बहुत ज्यादा पुराना मेरे अंदर है। तो पुराना कभी कभी जोश मार जाता है और कभी कभी नई चीजें में लगता है कि नहीं, ये लोग बड़े बहादुर हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे विषय भी आजकल सामने आ रहे हैं जो कभी उन पर चर्चा नहीं होती थी, या चर्चा करना लोग मुनासिब नहीं समझते थे। और संघर्ष का एक नया जो कहते हैं कि उनकी रचनाओं में दौर नजर आता है, कि संघर्ष का तौर तरीका, छोटे छोटे मतलब बातों जिनको कि लोग ध्यान नहीं देते, उन पर भी संघर्ष कैसे करना किया जाता है, वगैरह वगैरह। आप समझ सकती हैं मैं क्या कह रहा हूं। जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, ये 80s की बात है और शहनाज यूसुफजई उस वक्त टेलीविजन में प्रोड्यूसर थी और हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम साथ करते थे, क्योंकि टेलीविजन जैसे एक्टिंग मेरी वीकनेस थी और टेलीविजन वीकनेस थी, बहुत सारी वीकनेसेस थी मेरी इस तरह की कि मैं अपने को डिस्प्ले करूं, अपनी अंदर की चीज़ों को। तो उसमें हम लोग पहुंच गए, हिजड़ाई कहूंगी मैं, क्योंकि हम लोगों के दौर में यही कहा जाता था, माफ कीजिएगा। तो उस जमाने में हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत शहनाज नाम की एक साहिबा का या साहब का बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। उनके घर में गए, उन्होंने 7 देवताओं का जो पूजा थी उसको उन्होंने गीत कहिए या इबादत कहिए उसमें बयान किया। हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम उसमें मैनेज किया। लेकिन उस वक्त राजमणि राय साहब थे, जब उन्होंने रिव्यू किया उस प्रोग्राम को तो उनका नहीं, लोग बुरा मानेंगे कि अब ये हैसियत हो गई इन लोगों को, हम टेलीविजन पे ले आए। तो यूसुफजई ने उदासी किया और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और मैंने भी कहा इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को नए इशू उठाने नहीं दे रहे हैं इन लोग। फिर राजमणि राय साहब के पास गए, क्योंकि उनके अंडर में मैंने कई ड्रामे किए थे टेलीविजन पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा यूसुफजई ने अपना मुकदमा भी तो ठीक से पेश नहीं किया, अगर वो मुझे कायल कर लेती अपनी बातों से तो मैं जरूर इसको कर देता, मैं तो उन्हें जज कर रहा था। लेकिन आज देखिए कि इन लोगों ने कितनी खूबसूरती से अपने को साबित किया है। और मैं इस बात में फिरोज अलीगढ़ वाले को, फिरोज खान को मैं क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने 33 प्रोग्राम इस पे किए, ढेरों किताबों के रिव्यू किए और मुझे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इनलाइटन किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो ये जमाने ने जो करवट बदला है, ये आपने ठीक फरमाया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन बच्चों को देखने को मिल रही हैं और इन लोग उसके लिए रिवोल्ट कर रहे हैं। शायद हम लोग पहले से जमीन थोड़ी बहुत हम लोगों ने तैयार की थी, जिसको इन लोगों ने अच्छी खेती की, अच्छी फसल उगा रहे हैं, तो इसमें तो क्रेडिट दूंगी मैं। जाहिर सी बात है कि आपकी रचनाओं से भी प्रेरणा लेकर के लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। मैं थोड़ा अगला सवाल ये मेरा है कि जैसे ईरानी जो संस्कृति है, साहित्य और संस्कृति और राजनीति, इसके प्रति आपकी रुचि कैसे हुई?
मेरे ख्याल से मुझे जानकारी है कि आप ईरान में थी शायद काफी दिनों तक, शायद ऐसा। नहीं, मैं ईरान में नहीं थी एक्चुअली। एक हमारे यहाँ जेएनयू में, इसको कई मरतबा बयान कर चुकी हूँ, लेकिन इस सवाल के लिए शायद जरूरी है मेरा इस तरह कहना कि मेरे जिंदगी में ना तो पर्शियन का कोई वो था, मैं तो उर्दू भी ठीक से नहीं लिख पाती थी, डांट खाती रहती थी क्लास में। तो वो हुआ ये कि जेएनयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट लैंग्वेजेस में खुल गए और आखिर में नुकसान हुआ। तो वाइस चांसलर ने कहा कि जिसमें 3 स्टूडेंट होंगे वही लैंग्वेज रखी जाएगी। पर्शियन में एक था। तो मिस हवेवाला जो थी हमारी टीचर, उन्होंने कहा भाई तुम लोग आ जाओ प्लीज। उस वक्त हम लोग मुश्किल से 25 खानदान थे जेएनयू में, जेएनयू शुरू हुआ था। हम लोगों ने एडमिशन ले ली, उनकी नौकरी बच गई। फिर हम लोगों ने 2 साल पर्शियन पढ़ी और जब ईरान गए और हम लोग फारसी बोलने लगे और उनका वर्चस्व खत्म हो गया, तो उनको पता नहीं क्यों इरिटेशन हो गया और उन्होंने फिर हमारे नंबर काटने शुरू किए। और बहुत ही ज्यादा इतना हुआ कि 9 महीने तक हमको लेके पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि लैंग्वेजेस में पढ़ाई बंद हो गई। पहली मरतबा जेएनयू में पुलिस आई, एसएफआई 2 हिस्से में टुकड़े हो गई और हमारे प्रोफेसर ने चैलेंज किया कि आप कहीं नहीं मेरे हाथ, क्योंकि प्रोफेसर को इन्होंने भड़का दिया था हमारे अगेंस्ट, या 2-3 और हमारे स्टूडेंट थे उनके अगेंस्ट। तो उसके बाद मैंने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा, मैंने कहा था अपने प्रोफेसर से कि आप नाश करेंगे सिर्फ मेरे नाम पे और किसी पे नहीं। और मैंने फिर कहा था कि मैं इतना काम करूंगी, इतना काम करूंगी, कोई हद नहीं, ताकि लोग मेरा और ईरान का नाम एक साथ लें। तो यहाँ से फारसी से हुआ। फिर जब ईरान गई तो मुझे अजीब सा लगा कि इन लोग बोल तो फारसी रहे हैं, इनकी हरकतें एकदम हिंदुस्तानी हैं और इनका मिजाज हमसे अलग नहीं है। पहनते फ्रॉक हैं, हम साड़ी हैं। और जिस तरह वो लोग फिदा होते थे और जिस तरह उनके यहाँ दुकानों के नाम गांधी थे, हर दूसरा आदमी हिंदुस्तान के बारे में पूछता था। और सबसे ताज्जुब की बात थी कि हमारे कोर्स में पंचतंत्र की कहानियां फारसी में थी। ये मेरे लिए दिलचस्प बात थी। फिर मैं शाहनामा से बहुत मुतासिर हुई। तो पहला सफर ईरान का ऐसा था कि मुझे लगा मैं चचा के घर से लौटी हूँ। फिर आर्टिकल्स पढ़े तो पंडित नेहरू का पढ़ा कि हम लोग 2 चने की 2 दाल थे। तो इन सब चीजों से नॉलेज बढ़ती गई और इश्क बढ़ता गया। और जो जिल्लत मैंने सही थी कि अगर मैं रास्ते में मिल जाऊं, मैं किसी अपने जूनियर को कहूं सुनो, तो कहता था नहीं भाई नंबर नहीं कटवाना है, फिर मिलेंगे। अच्छा। तो इन सब ने, और फिर मजे की बात ये कि रश्मि करके एक साहबा ने मेरे ऊपर हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग कर दी। भाई इतना हंगामा जेएनयू में हो रहा था, तो डिफेमेशन का केस मेरे ऊपर कर दिया मेरे प्रोफेसर ने 1 लाख का। उस वक्त 1 लाख काफी बड़ी चीज थी। तो तो जावेद ने, पुरुषोत्तम अग्रवाल भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और बहुत लोग बैठे थे उस वक्त। इस वक्त बहुत अच्छे राइटर्स हैं वो। उन लोगों ने चंद सिक्के खाली डिब्बे में डाला बजाते हुए, नीचे से 5th फ्लोर पे गए और कहा बताइए आपकी कितनी कीमत है एक टीचर की, ताकि हम अदा कर सके चंदा करके। तो इन सब चीजों ने एक तरह से मुझे तारीख में डाल दिया, मेरे अंदर का वलवला कर दिया और मुझे पर्शियन से एकदम वाबिस्ता कर दिया। क्योंकि कहीं से गलतफहमी मुझे है कि मैं लियो हूँ, सिंह हूँ। तो सिंह तो बहुत ही एक तरह का तेवर वाला आदमी होता है। वो अलग बात है कि मैंने कभी लड़ाई किसी से नहीं की, लेकिन हाँ मैं उस वक्त एकदम तड़पती थी कैसे अपने प्रोफेसर के कमरे में आग लगा दूं। तो कुछ लोग बहुत हंसते थे, कहते थे प्लीज ये ना कीजिएगा नहीं तो पकड़ी जाइएगा। और दूसरे पहली मरतबा मुझे अपने औरत होने के ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं लड़का होती तो बहुत मारती इनको। तो ये सब फीलिंग थी उस वक्त।
और फिर हम जाके टकरा गए इनकलाब से। तो कुछ हमारे जहन में हमारी आज़ादी की चीज़ें थी, फिर 3 लड़ाइयों के ज़माने में जोश था पाकिस्तान और चाइना से, और फिर हम सीधे सीधे अपनी ज़िंदगी से देख रहे थे कि मेरे ज़िंदगी में यह हुआ क्या एकदम से। और तो फिर तो मैं इन्वॉल्व हो ही गई एकदम से। फिर अफगानिस्तान खुल गया। मेरा अफगानिस्तान पे ईरान से ज़्यादा काम है, पूरी 2 वॉल्यूम में अफगानिस्तान बुज़कशी का मैदान, लेकिन लोग ज्यादातर मुझे ईरान से वाबिस्ता करते हैं। तो ये है छोटी सी स्टोरी मेरी, तो जिसमें ये मैंने गुनाह कोई नहीं किया था, लेकिन मुझे झोंक दिया गया कि लड़। अच्छा, अब एक यहाँ पर पर्सनल सवाल, उसके बाद से भूमिका जी आपसे कुछ पूछूंगी। अच्छा ठीक है जी। ये जैसे नासिरा शर्मा कैसे हो गई, और ये लड़ाई से पहले की बात है कि लड़ाई के बाद की बात है? ये तो मैंने अपनी खाला से पूछा था कि जब जन्नत में जोड़ा बन जाता है, तो जोड़ा मेरा बन गया था इनके साथ, तो आप बताइए क्या कहा, तुमको शैतान ने बहकाया होगा। लेकिन उन्होंने डॉक्टर शर्मा को गोद ले लिया था और उनका नाम अल्लाह रखा था, और बहुत ही दोनों में एक तरह का खुलूस और मोहब्बत डेवलप हो गई थी। डॉक्टर शर्मा का नेचर था, और हम लोग ने अपनी मैरिज भी बहुत अच्छी तरह इत्तेफाक से कैरी की। इत्तेफाक था क्योंकि जेएनयू में सबके तलाक हुए। अब ये मैं नहीं कह सकती ये मेरे टीचर थे, अब इसके आगे की दास्तान मैं नहीं खोल सकती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो क्योंकि देखिए मोहब्बत अंदर रहती है, उसको एक मरतबा हम लोग की तस्वीर छप गई थी, तो डॉक्टर शर्मा बहुत नाराज हुए थे, तो इलाहाबाद से बहुत लोगों का खत आया कि क्या तुम लोगों को शर्मिंदगी है इस शादी से। उन्होंने कहा नहीं, शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन हमको बताए बिना इन्होंने पासपोर्ट की तस्वीर छाप दी है। और उस जमाने में देखिए जमाना दूसरा था, हम लोग इतने मुखर नहीं थे कि अपनी बातें इतनी उससे कह सकते, आज जैसे हम लोग कह लेते हैं। तो बस इस तरह का था मामला। मतलब पहले लव था, आजकल लव जिहाद होने लगा है, मतलब फर्क तो काफी नहीं, अब का जमाना बहुत बैकवर्ड हो गया, माफ कीजिएगा। पंचायत है, लोग एकदम ऐसा नहीं था। लोग कहते हैं आपका जमाना, अरे भाई आपका जमाना क्या, हम लोगों ने तो बेहतरीन उज्जवल जमाना जिया है। और इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी तो टॉप के ऊपर थी, एक से एक ब्राइट लोग, एक से एक कवि, और क्या कहने हैं। तो मुझे हंसी आ जाती कि तुम बताओ तुम्हारा जमाना क्या है, कितना बैकवर्ड है। तुम लोग बैकवर्ड जिंदगी में, बाजार ने तुमको चमक दमक दे दी है, तो हम लोग के पास भी इंग्लिश और हिंदुस्तानी टेस्ट था। भाई अंग्रेज को गए हुए कितने दिन हुए थे, और हम लोग जिस क्लास में उठते बैठते थे वो दोनों तरह का क्लास था। एक तरफ हम लोग निचले क्लास से जो हमारे घरों में काम करते थे उनसे वो खुलूस और मोहब्बत थी, और दूसरी तरफ हम लोगों का जो स्टेटस था माइंड का, रहन सहन का। और देखिए इंग्लिश जो लोग थे वो बहुत सादगी पसंद होते हैं, उनमें एक डिग्निटी होती है, वो तो हिंदुस्तान की सादगी भी है। तो वो दोनों चीजें मिल गई थी। मेरे कितने जानने वाले थे जो हमारी स्कूल में आते थे, उनके सरनेम ऐसे ही थे। साबका सरन उसमें थी एक जी। हमारी हिंदी की टीचर थी मिसेस हसनैन, उन्होंने किसी ब्राह्मण से शादी की थी। ऐसा नहीं था कि हम लोग एकदम ही पता नहीं कहाँ से, किस गुफा से निकले थे, और जमाना कितना पुराना था। आज हम एक्चुअली आगे भी बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा हम पीछे जा रहे हैं अपनी सोच और अपने पूरे तौर तरीकों में। एज ए लेखिका, मतलब एक साहित्यकार, एक बुद्धिजीवी होने के नाते तो कशमसाती रहती होंगी आप?
किस सिलसिले से? जो बैकवर्ड हम जा रहे हैं आजकल। क्यों नहीं, कसमसाते भी हैं, डिप्रेशन भी होता है, कई बार हाई ब्लड प्रेशर की शिकार भी हुई, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये सब नहीं देखना चाहिए, हमें अपने लिटरेचर में डूबना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलके प्यार और मोहब्बत की बात करना चाहिए। जिस जिस चीज में मैं नहीं उतरती थी, मैं अब उस तरह उतरती हूँ, क्योंकि इस वक्त सॉल्यूशन हमारे लिए यही है कि हम ज्यादा लोगों से मिलें, गलतफहमियां दूर करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कड़वाहट आ गई है, नफरत आ गई है, जो हमारे इलाहाबाद में हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। हमारा मोहल्ला तो देखते मिला जुला मोहल्ला था, बनिया भी थे, पिछवाड़े धोबी भी थे, जमरोटी भी थी, बड़ी बड़ी अटालिकाएं भी थी, सिनेमा हॉल थे। तो हमने तो ऐसा कभी, और शंभू लाला के घर आमने सामने था, आज तक हम लोग के यहाँ वो हमें बुआ जी कहती है, और 3 जनरेशन उनके यहाँ हो गई हैं, और अभी उसने इलाहाबाद में हमारा एक प्रोग्राम कराया, तो वो रिश्ते तो सिलसिले चल रहे हैं। और भूमिका से भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि देखिए, बहुत दिनों बाद एक लेखिका, कई जबान जानने वाली, और उसने इतना, मैं कहूंगी भूमिका काफी काबिल लड़की है और ज़हीन लड़की है, कि वो मेरी तरह, मेरे अक्स की तरह बाहर निकली है। और मुझसे ज्यादा भी जबानें लोग जानते होंगे, भूमिका से भी ज्यादा जबानें और ज़हीन होंगी, लेकिन इलाहाबाद से जो आमने सामने है मामला, उसमें मैं भूमिका को देखती हूँ, क्योंकि और लोग तो बाहर से आए हैं, बाहर से बसे, उनको हमारे इलाहाबाद ने पाल पोस के खूब अच्छी तरह किया, और उन्होंने भी पलट के इलाहाबाद को बहुत दिया। उन्होंने बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, काम किया यूनिवर्सिटीज में और लेखन में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद तो एक अलग चीज है, वो अपनों को भी प्यार करता है और दूसरों को भी संवार देता है, बहुत प्यार देता है। अब भूमिका जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे भी कुछ इलाहाबाद के बारे में बात करें, कुछ नासिर के कुछ सवाल अगर हो उनके तो करें गुफ्तगू। हो कही सकई प्रयाग प्रभाव। सबसे पहले तो यही है, प्रयाग की अगर बात करेंगे, इलाहाबाद की अगर बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। अब हम सूरज को क्या रोशनी हम दिखाएंगे, हम लोग तो अभी खुद ही ऐसे दिए हैं जो रोशनी तलाश रहे हैं, सूरज के आगे क्या रोशनी की बातें करें। तो इलाहाबाद को तो इन्होंने बहुत अच्छा दर पीढ़ी बताया है कि कितना खूबसूरत जमाना इन्होंने देखा हुआ है मैम ने। लेकिन मैं इलाहाबाद को जिस तरीके से देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि वहाँ केवल अदब नहीं है, वहाँ सियासत, बहुत हेल्दी सियासत, बहुत अच्छी सियासत और बहुत अच्छा मजहबी तालमेल देखती हूँ। मैं अगर देखती हूँ तो इलाहाबाद को इन 3 धाराओं में, 3 लहजों में, जैसे इलाहाबाद सबसे ज्यादा फेमस वहाँ की संगम के लिए है, जो दुनिया भर को अगर अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ 3 नदियां हैं। तो इस तरीके से इलाहाबाद 3 धाराओं को एक साथ लेके चलता है। वो साहित्य है सबसे पहले, वो राजनीति है, बहुत स्वस्थ राजनीति है, वो कूटनीतियां नहीं है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्तियां नहीं है, वो एक स्वस्थ परंपरा की वाहक राजनीति है, और एक धर्म है, मजहब है। ये तीनों चीज हम अपने यहाँ की हवाओं में, महक में पाते हैं। ऐसा मैं देखती हूँ इलाहाबाद को, सबसे पहले जब दूर से देखती हूँ। वैसे वो चीज जिसे आप खुद जुड़े हुए हो, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो कई बार पार्शियल होने का आप पर आरोप लग जाया करता है। तो मैं बिल्कुल इम्पार्शियल होके दिल्ली की रहने वाली लड़की होकर जब इलाहाबाद को देखती हूँ, तो बेसिकली ये 3 चीज देखती हूँ। तो अदब वाली तो हमारे सामने ही बैठी हुई है, द रिप्रेजेंटेटिव हमारी, और मजहब को लेकर कुंभ मेला और योगी सरकार और सब वहां लगी ही हुई है। शाह बाबा की मजार में कई मर्तबा वहां पे माथा टेकने गई हूँ, और वो इनके घर के बहुत पास रहा है। और अगर राजनीति की बात करूं, तो यूनिवर्सिटी में तो हजारों हजार पॉलिटिशियन दिए हैं, राष्ट्रपति दिए हैं,
8 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से हुए हैं। तो इलाहाबाद को मैं इन 3 तरीके से देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी मैं ये बात सोचती हूँ, आप यकीन माने, मैम भी जेएनयू की पढ़ी हुई है और बड़ी उस समय की हेल्दी परंपराओं की उन्होंने बड़ी सुंदर तस्वीर खींची है कि उनका विद्रोह करने का, उनका विरोध करने का जो तरीका नायाब एक से एक है। जैसा कि मैम ने अभी बताया, सिक्के खनखनाते हुए, तो ये सब मैं जब जेएनयू आई हूँ, बहुत सारी नई चीज देखने को जरूर मिली। लेकिन यहाँ के लोग भी, अच्छा इलाहाबाद से आए हो तो जैसे एक रेस्पेक्ट बढ़ गई। तो मैंने ये देखा कि हाँ, हमारे इलाहाबाद में बात है कुछ। हमारे इलाहाबाद में, जब इलाहाबाद के अंदर रह रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, ये बाहर आके समझ में आया कि अरे इलाहाबाद की वो तासीर, इलाहाबाद वो सूंधापन, वो बहुत कुछ है। हर हर एक व्यक्ति को, न केवल अदब से जुड़ा हुआ व्यक्ति, न केवल साहित्य से जुड़ने वाला ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति, न केवल कोई आर्टिस्ट, तो कोई भी इंसान है अपनी मिट्टी से जब दूर जाता है तो थोड़ा सा लगाव, थोड़ा सा कुछ सोचता है, कुछ फील ज्यादा करता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन शायद अदब वाले लोग ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि हमें इलाहाबाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। जब लोग बाहर से आके अपने आप को इलाहाबादी यू नो कहते हैं और अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि हम इलाहाबादी हैं, तो इसका मतलब इलाहाबाद की कोई बात है जरूर। मानी बात है इलाहाबाद, भूमिका कि हाँ जी, उनके शहर से ज्यादा उनको इलाहाबाद ने दिया। थोड़ी देर पहले मैंने यही बात तो कही है हाँ कि हाँ, इलाहाबाद ने अपनों को भी पाला और दूसरों को भी पाला, जी पाल पोस के जी बड़ा किया, और वो उन्हीं जी के बच्चे हैं, इलाहाबादी जी ही जी, बच्चे हैं। तो एक्चुअली थोड़ा तारीफ हम लोगों ने ज्यादा कर ली, अब थोड़ा दूसरा रुख मैं दिखाना चाहती हूँ कि इलाहाबाद की सुगंध तो बाकी है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग ने कुछ बदला है। पहले से जो लोग बाहर आते थे वो इलाहाबाद के रंग में रंग जाते थे, अब कुछ अलग तरह का इलाहाबाद उभरा है। जैसे मेरा मोहल्ला था एससी बासु रोड, जीरो रोड से मिला हुआ, तो मुझे याद है कि दूसरी फिजा होती थी। एक नीम का ओके, पेड़ था, उसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, हम लोग को आदत थी उस मूर्ति की। लेकिन जब अभी गई थोड़े दिन पहले, चंद साल पहले, तो नीम का पेड़ गिर गया तो वो भी खत्म हो गई, मूर्ति भी। उसकी जगह मंदिर डेवलप हो गया, लेकिन वो मूर्ति जहन से नहीं निकली। दूसरी एक बात ये हुई है कि इलाहाबाद का एक मिजाज था फूस के छप्परों का, अब वो टीन के छप्पर हो गए, शोर शराबे वाले, और ये बाहर वालों का कल्चर आया है हमारे यहाँ। तो मैं फिर दोहराऊंगी कि जो लोग आते थे बाहर से वो इलाहाबाद के कल्चर में डूबते थे, अब जो है इलाहाबाद को दबा के वो अपना कल्चर लाते हैं, या ये कह लीजिए कि इलाहाबाद की गोद इतनी विशाल है कि उसमें उन लोग समा जाते हैं। लेकिन सियासत में गिरावट भी आई है, और अक्षय वट लिखने का मेरा मतलब ही था कि उसमें 4 लोग हैं। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति है और यूनिवर्सिटी है, और एक चीज तुमने और कही है, मजहब है, हाँ, अदब है। रूहानियत उसको कहेंगे। हम्म वो हम्म रूहानियत है, वो तो है ही है। हम्म लेकिन इसके साथ मैंने देखा है कि जहाँ पूरे विश्व में गिरावट आई है सियासत, बेहतर सियासत की, वो इलाहाबाद में भी आई है। अक्षय वट में मैंने 4 लोगों को लिया है जो मेरे हीरो हैं, और शहर मेरा मतलब जिसे कहते हैं विषय है। तो जी, उसमें गुंडे मैंने लिए हैं, पुलिस लिए हैं, और 2 लोग और लिए हैं इस वक्त जहन से निकला हुआ। वो 4 लोग किस तरह से आपको नचा देते हैं। ओके, दूसरी ये है कि इलाहाबाद के जो बड़े बड़े घर थे, वो बड़े बड़े लॉन थे, वो सब अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हवेलियों बदल वाला गए हैं। कल्चर देखा पूरा, जो हाँ, हवेली लेकिन कल्चर जब था कहते पूरा। हैं कि चाय की दुकान पे जिस तरह की सियासत डिस्कस हो जाती थी और जिस तरह की बहस होती थी, एक अखबार को लेके बहुत लोग उसको पढ़ते थे,
तो ये है। और एक प्रोफेसर थे ज्योग्राफी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्योग्राफी में थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप ये बताइए, आप बनारस गए, बनारस और इलाहाबाद में क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा फर्क बहुत बड़ा है, वहां अंगोछा पहन के लोग टहल सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद में नहीं। जी, सही बात। तो ये सब बारीक बारीक चीजें जो एक शहर वाला दूसरे शहर में जाके उसको समझता है। इलाहाबाद में मैंने 4 नॉवेलें और एक कहानी संग्रह लिखा था। पत्थर गली जो था मेरे स्कूल और मेरी खाला के घर का एरिया था, और वो सबसे हसीन एरिया है मेरे शहर का, जिसने मुझे बहुत रिच किया। कोतवाली का, पत्थर गली का, और उसी से एक तरफ रानी मंडी मिल जाती है जहाँ ममता जी रही, एक तरफ दारागंज, नहीं दारागंज दूर हो जाता है, दारागंज तो बिल्कुल अकबरपुर हो जाता है, जहाँ से मेरी दूसरी नॉवेल उठी है, या अक्षरवटी में है उसका जिक्र। तो मेरी दोस्त वहां रहती थी, रेहाना। तो मैंने, शादी के बाद हम लोग मिले नहीं थे, तो हम लोगों का, रेहाना तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कहा तुम आ जाना और बस ये कहना कि काली मेम का घर कहाँ रहता। तो हम लोग हंसी से लौट गए कि मेम भी है और काली भी है। तो हमारी एक निखर दोस्त थी, हम लोग को बीमारी थी, एक दूसरे को देखते ही हंसते थे, यहाँ तक कि किसी की मौत की भी खबर आती थी, हम लोगों की नजर मिलती थी तो हंस देते थे। तो हम लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया कि वहाँ एक बकरी वाली गली है, और बस पूछ लेना कि काली मैम का घर कहाँ है, उसी के पास में रहती हूँ। तो ये सब मजे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। यह रेडियो की दुकान पे लिखा हुआ था सुधार, यहाँ टीवी और रेडियो का सुधार होता है। तो ये हाँ, सुधार कैरेक्टर में तो आपने सुधार सुना होगा, लेकिन इन लोगों के भी किरदार बिगड़ जाते हैं, तो इलाहाबादी मैकेनिक जो है उनको सुधार देते हैं। तो ये सब चीजें दिलचस्प जो है वो मुझे यहाँ आता है कि मैं अगर जाऊं, और पान मेरी कमजोरी है, पान को देख के मैं रुक नहीं सकती। तो कैनॉट प्लेस में 2017 में मैं बहुत टहली थी, और एक पान वाले के पास गई, मैंने कहा आप पान दे दीजिए। फिर मैं, जैसे मेरे बात करने का अंदाज है, मैंने कहा आप किस तरह, इस तरह आप वो पान लगा रहे हैं, देखिए छत कितनी है, कभी भी गिर सकती है, और आप ऐसे ही बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप कहते नहीं है खतरनाक है। तो उसने कहा पहले ये बताइए कि आप हैं कहाँ की? तो हमने कहा इलाहाबाद की, वो भी यूपी की तरफ का था। तो वो जो इलाहाबादी लहजा है, जो अपनाइयत है, किसको फिक्र है कि वो छत को देखे और इधर इधर की चीजों को? तो वो एक सिलसिला है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगी, अब आप कोई अच्छे सवाल कीजिए, नहीं तो 2 इलाहाबादी मिल गए हैं जिसमें कई पीढ़ी का फर्क है, तो वो अपना गुणगान गाते जाएंगे। तो इसलिए आप कोई जरा कड़वे सवाल कीजिए अब। नहीं अरविंद जी, मैं पहले एक चीज बोल दूं, ये रह जाएगी, फिर मैं भूल जाती हूँ, भूल क्या जाती हूँ, फिर बात आगे बढ़ जाती है तो वापस नहीं ला सकते। जैसे अभी आपने ये बताया ना, ये हमारी यहाँ की जो तहजीब है, जैसे आपको हनुमान जी का मंदिर याद है, हजारों हजार चीजें होंगी जो याद होंगी। तो एक बात मैं याद अपनी बताऊंगी जरूर। मेरी ग्रैंडफादर जो है, भले ही वो संस्कृत के प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे हों, लेकिन उनका अरबी और फारसी का जो मोहब्बत है वो संस्कृत पर बहुत भारी है। अब एक मैम आपको बात जरूर बताऊंगी, और अपने सभी व्यूअर्स को भी मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये इससे इलाहाबाद का मिजाज पहचानेंगे। मेरे ग्रैंडफादर जो है, उनके एक दोस्त थे सैयद साहब, ठीक है, सैयद साहब फारसी पढ़ाने वाले हैं, और ये जो है बाबा संस्कृत। लेकिन अगर इन लोगों ने सुबह उठ के एक चार शतरंज की साथ बैठ के नहीं खेली, एक एक कप चाय नहीं पी, और पनबट्टे से पान निकाल के नहीं खाया, उनका मतलब दिन शुरू ही नहीं होगा। उनकी जैसे जिंदगी आधी है। अगर सैयद साहब टाइम पर नहीं पहुंचे तो वो बाबा टहलने लगेंगे, अरे सैयद साहब अभी तक नहीं आए, फोन लगाएंगे, काले वाला फोन वो वाला, अरे तुम कहाँ रह गए हो, अरे भाई तुम आओ। देखो दोस्ती कितनी मतलब प्रगाढ़ है ये। और एक जब गुजरा है तो दूसरा जैसे लग रहा था बचा ही नहीं है इन दोस्तों में।
जाहिर सी बात है, 1 तारीख को दोनों नहीं जाने वाले लोग हैं। एक पहले क्या, सैयद साहब का बर्तन अलग रखा है, उनकी कप अलग है, और सैयद साहब जानते हैं फलाने ताले पर मेरा कप रखा है, वो उसे लेकर आएंगे, बैठेंगे। लेकिन दिल तब मिले रहते थे, दिल एक दिल होते थे। इतने ज्यादा मिल रहते थे। सैयद साहब की बेटी नसरीन मैम रही हैं, किशोर जबी नसरीन, शायद आप जानती हो, संस्कृत की वो पहली छात्रा आई हैं हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट में, और वो संस्कृत की एचओडी तक होकर गई, और पूरा डिपार्टमेंट हैरान होता था कि फारसी की है, पूरा इनका मजहब, इनका पूरा माहौल एकदम फर्क है, ये कहाँ से संस्कृत क्या धांसू प्रोनाउंस करती है। मुझे कंप्लीट शेक्सपियर, कंप्लीट भारवी उन्होंने ही पढ़ाया हुआ है। देखिए, ये हमारे शहर का मिजाज जो है, ये बहुत बहुत यूनिक है, ये नहीं देखने को मिलता आमतौर पर, है ना। मैं ऐसा देखती हूँ। क्योंकि मैंने हिंदी में लिखना ही शुरू किया इसलिए कि हमारी टीचर ऐसी थी, और टीचर की वजह से हमारे यहाँ की बहुत सारी लड़कियों ने संस्कृत में किया। हाँ, फर्क ही नहीं रहा कभी, कोई फर्क नहीं, कोई नहीं। और मैं एक बात बताऊं, फिलॉसफी के एक प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ रही थी, तो उसने कहा कल एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। हम लोग बहुत खुले तरीके से बात करते थे, और बहुत कम शिया लड़कियां हमीदिया में थी, और वैसे भी जनसंख्या सुन्नियों की ज्यादा है, ये लोग माइनॉरिटी के माइनॉरिटी हैं। तो उसने कहा कि कल कुछ लोग आए थे और एक साहब बाहर से आए थे, चाय चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा होता है शियों को देख के, दिल चाह अगर सामने आ जाए तो मैं उसको चबा जाऊं। तो जो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा लीजिए नोश फरमाइए, अपने एक दोस्त को आगे बताते। तो ये खुलापन, ये मजाक, ये है इलाहाबाद में है। अब कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, ये मैं रहूं लंबे अरसे के लिए तो मैं उसको समझ सकती हूँ, लेकिन जो ऊपर से इलाहाबाद में देखती हूँ वो बहुत घना बस गया है, बहुत ज्यादा। हमारी जीरो रोड खचाखच भरी है, मतलब छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे जिसे कहते हैं दुकानें, खोखे, ऐसा कभी नहीं था। लेकिन इलाहाबाद बदला है अपनी शक्ल में। लेकिन जलेबी की दुकानें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। सुबह स्टेशन पे हम लोग उतरते थे, सबसे पहला काम करते थे जलेबी का दौना। जी 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 जी। अच्छा जी, ये तो हो गई बात। उसके बाद से आप दिल्ली आ गई। जी, दिल्ली आ गई, और तो जैसे इलाहाबाद में एक साहित्यिक माहौल था बहुत जबरदस्त, और अगर देखा जाए तो नामी गिरामी जितने लेखक कवि हुए हैं वो उनका कहीं ना कहीं इलाहाबाद से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है जी। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे कैसा भी हो, इलाहाबाद से तो उनका संबंध रहा है। दिल्ली में भी साहित्यिक माहौल है, लेकिन अगर आप साहित्यिक माहौल को अगर आपकी उनकी तुलना करें, साहित्यिक माहौल दोनों जगह, तो आपको कैसा लगा शुरुआती दिनों में और आज के दिनों में कैसा लगता है? देखिए, 18 साल की उम्र में हमने इलाहाबाद छोड़ दिया था, और हमारा जो था वो कंट्री ने आज़ादी तो ले ली थी देश ने, लेकिन जिसे कहते हैं चकबंदी ने बहुत कुछ बिखेर दिया था। हमारा मुल्क बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही, हम नहीं कर रहे थे लेकिन मुल्क के लोग कर रहे थे, और बहुत डिवोशन का मामला था वो दौर। और जिसे कहते हैं इलाहाबाद के लोग भी, जो प्रोफेसर्स थे अच्छे अच्छे, या तो उनकी डेथ हो रही थी, उन्होंने अपनी एज पूरी कर ली थी, और या फिर वो दूसरी जगहों पे जा रहे थे। ये उछाड़ पछाड़ में मेरा बचपन था। और उसके बाद जो किशोर अवस्था थी उसमें 18 साल में हमने अपना वो कर लिया, जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, और सीधे लंदन चली गई। तो मैंने उस चीज को टच नहीं किया। लेकिन जब मैं लंदन से 3 साल रह के एडिनबरा से वापस आई, तो जरूर मैं लोगों से मिली, जिसमें
अश्क जी थे, उनके यहाँ जाना मेरा काफी रहता था जब मैं जाती थी। मार्कंडे जी से बहुत बाद में मेरी मुलाकात हुई। और जो एक साहब है, मेरा दिमाग इस वक्त कैसे, वहां मैं बहुत जाके बैठती थी। उन्होंने मेरी पहली कहानी तकाजा भी छापी थी, पहली थी या दूसरी थी, किस मैगजीन में थे, मुट्ठीगंज में उनका ऑफिस था। भूमिका याद करो, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, हथियारा उनकी कहानी है, अरे देखिए। फारूकी सर, अमरकांत, अमरकांत, अमरकांत जी, अमरकांत जी, तो उनसे मेरी सबसे ज्यादा बातचीत होती थी जी। तो अमरकांत जी चूंकि मेरे भाई के बहुत नजदीक थे, वो जर्नलिस्ट था, तो ज्यादातर ये होता था कि अमरकांत जी के पास मेरी दोपहर गुजरती थी और खूब बढ़िया बात होती थी उनसे। उसके बाद अश्क जी से मुलाकात हुई और इत्तेफाक से मैं कभी अमृत राय से नहीं मिल पाई। तो मैंने वो जो माहौल था, जगमगाता माहौल, उसका कोई भी टुकड़ा मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिराक गोरखपुरी को मैंने देखा और पृथ्वी राज की आंखों के लेखक को मैंने देखा, वर्मा जी को। वहां भी मैंने कंपटीशन में कई तरह के कंसोलेशन प्राइज और इस तरह के जीते, वो सब चला। लेकिन वो माहौल मैंने ना घर में जिया, इत्तेफाक से वालिद जल्दी, मतलब मैं छोटी थी तब वो गुजर गए, और न शहर का किया। और जब मैं लौटी तो शहर कई कई रूप में हर दफा मुझे मिला। तो इसके बारे में तो भूमिका मुझसे ज्यादा जानती होगी, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं जिया, मुझे वो कुछ मिला ही नहीं। इलाहाबाद का जो कल्चरल वो था, वो दूसरी बात है कि वहाँ की मिट्टी, हवा, पानी ने मुझे गूंद के कुछ बना दिया, या मेरे खानदान का खून, लेकिन मुझे मिला विरासत में कुछ नहीं, सिवाय डिप्रेशन के। दोस्तों से जो बातें सुनती थी, या हमारे यहाँ 5 नौकर से 3 नौकर हुए, 2 हुए, फिर कोई नहीं हुआ। मेरे किशोर अवस्था के 2 साल जो थे वो बड़े टफ गुजरे, बहुत बहुत जमाना बदल गया था। और वो टफनेस घर की टफनेस नहीं थी, वो पूरे माहौल की टफनेस थी। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, कई जगह मैंने उसका जिक्र भी किया है। नहीं, जैसे छोटे शहरों में, जैसे इलाहाबाद है जिस पर बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर रचनाओं पर होती थी, बातचीत होती थी, गोष्ठियां होती थी। इस तरह की कोई गोष्ठी मैंने अपनी शादी से पहले नहीं की। बाद में फातमी साहब ने एक मर्तबा बुलाया और अश्क जी के पास गई, वहां पे बहुत, तब वो दीवाने करके एक तीसरा खंड या दूसरा खंड लिख रहे थे, और बड़ी खतो किताबत होती। और अश्क जी को याद करते हुए इजाजत दीजिए तो मैं बहुत छोटा सा वाकया बताऊं आपको। जरूर प्लीज। जी, तो कृष्णा दी का फोन आया कि नासिर फला जगह अश्क जी ठहरे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं निकल नहीं पा रही हूँ, तुम चली जाओ। खैर मैं पहुंची और वो थे, तो उन्होंने कहा नासिर आप मेरे लिए चाय बनाओ, लेकिन उसमें एक बूंद तुम दूध डालोगी। खैर मैं बना के लाई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको अपनी कविताएं सुनाऊंगी, लेकिन पहले ही सिप में उन्होंने कहा नहीं, इसमें 2 बूंद गिर गया, फिर से बना के लाओ। इस तरह उन्होंने मुझसे 3 या 4 बार चाय बनवाई थी, मुझे याद है, और उन्होंने कविताएं सुनाई थी अपनी। उसके अलावा मैं घर जाती थी, नीलाब अक्सर अपने यहाँ के लॉन में घास पे लौटते धूप में नजर आते थे, और हल्के से नीलाब की नजरों में गहराई बहुत थी। तो नीलाब से थोड़ा सा मैं घबराती थी, पता नहीं क्यों। मतलब ये बहुत अजीब सी बात है। और नीलाब बाद में मिले और बोले आप कब बुला रही हैं, और इत्तेफाक देखिए कि दोनों को मुझे बुलाना था अपने घर। और नीलाब ने एक बहुत अच्छा सवाल मेरी बेटी से पूछा था कि ये बताओ
जब किसी के माँ बाप बहुत मशहूर हों तो उसका तजुर्बा क्या होता है। अब मेरी बेटी ने क्या जवाब दिया मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन नीलाप की ही राय से मैंने अपने नॉवेल का नाम बदला था बहिश्ते ज़हरा। पहले उसका था 7 नदियां एक समुंदर, तब वो वाणी में काम कर रहे थे। और कई बातें अश्क जी ने मुझे कही थी, कहा था नासर कभी भी मांस मत यूज किया करो, उसकी जगह या तो गोश्त किया करो, क्योंकि मांस और मांस महीना और वो दोनों मिल जाता है। तो ये बुजुर्ग लोग जो थे ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आपकी चीजों को बहुत संजीदगी से देखते थे। मुझे याद है कि संगसार पे उन्होंने बड़े बड़े खत मुझे लिखे और कहा कि नासर इसका एंड बदलो, ये दिखाओ कि वो जो हीरो है वो बुरी तरह पिटता है तो लोगों के दिल में बहुत रहम आ जाएगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरा अप्रोच एक दूसरे अप्रोच को लेके, वो एक्चुअली उसके संसार के ऊपर कहानी थी, उसका नाम भी संसार था। तो बहुत खूबसूरत याद थी खुसरूबाग की, उनके यहाँ जाने की। फिर उनका जिक्र मैं श्रीपत जी राय से बहुत करती थी, क्योंकि श्रीपत जी और अश्क जी बहुत क्लोज थे एक जमाने में। फिर होता है एक एज के बाद आप गोशा नशीन तो नहीं होते, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी राइटिंग, एक दूसरे प्रोजेक्ट्स, एक दूसरी जिम्मेदारी निकल आती है। तो इस तरह से मैंने बाद में जिया इलाहाबाद का जो थोड़ा बहुत था। दूसरे मैं इन लोगों की लैंग्वेज से बहुत मुतासिर थी। कालिया साहब की वो जो चुटकीले चीजें लिखते थे संडे मेल में, तो उन्होंने अश्क जी के बारे में लिखा था कि अश्क जी का चश्मा शायद बंदर उठा ले गया था। तो वो बार बार फोन करके कहते थे कि अरविंद मेरा चश्मा लौटा दो, शरारत मत करो, मुझे देखने में तकलीफ हो रही पढ़ने में। तो ये सारी चीजें जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी। वो आज भी बहुत वो होता है कि वहां पे कोई जेलसी नहीं थी, जबकि एक दूसरे को लोग खिंचाई भी करते थे, एक दूसरे का मजाक भी करते थे, लेकिन कभी रंजिश दिलों में नहीं आई। तो वो भी मैंने बहुत कम जिया, बहुत कम जिया। इलाहाबाद का सांस्कृतिक और साहित्यिक दुनिया, ये मेरी महरूमी रही है। लेखक ये बेहतरी रही ना, एक लिहाज से ये बेहतरी रही, क्योंकि बाद का माहौल जो नीलाप जी के मार्फत सुनने को मिला वो बहुत कसैला था, बहुत तलखियां उसमें मौजूद हो गई थी, शामिल हो गई थी बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारी चीजों में। तो बहुत बेहतरी है कि वो महरूमी नहीं है, ये बेहतरी है कि आपने खराब दौर देखा ही नहीं, आपने पहले ही जगह छोड़ लेकिन दी। एक बात बताएं भूमिका, जब हमारे मकान का झगड़ा था और हम जी दुश्मनों से घिरे हुए थे, क्योंकि गुंडागर्दी इलाहाबाद में बहुत बढ़ गई थी और एडवोकेट्स जो थे वो अपना हक समझते थे दूसरों का घर लेना, जो जिनका प्रैक्टिस नहीं चलती थी वो लोग। तो उस जमाने में मुझे लगता था कि जैसे मैं मिस कर रही हूँ अपनों को, कोई दूर दूर प्यार करने वाला नहीं था और ये सब। तो मुझे याद है मैं और मेरा इलाहाबाद करके म्यूजियम जी में मेरा एक फंक्शन रखा गया था, जिसमें अमरकांत जी, मार्कंडे जी जी और जी एक साहब कोई और थे, वो आए जी थे। जी जी तो मेरी एक पुरानी जो सीनियर थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अतिया साहिबा, उन्होंने पता नहीं वो एजेड हो गई थी और बहुत खूबसूरत लेडी थी, मैं पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने जैसे ही मेरे सर पे हाथ रखा, मैं स्टेज पे बोलने जा रही थी, पता नहीं मेरा कौन सा वो था, मैं इतना फपक के रोई कि जब मैं बैठी तो सब लोग सोचने लगे ये बोल नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जो प्यार मैंने खोया था इलाहाबाद का, वो उनके जी हल्के से स्पर्श से एकदम फूट पड़ा। तो ये तो है। और उसके बाद बहरहाल फंक्शन में जो बोलना था मैं बोली। प्रयाग जी भी वहां मौजूद थे और वो ओके उन्होंने कहा था कि शायद आप अपनी सहेलियों पे बोलेंगी,
वो आपने मिस कर दिया। मैं कुछ दूसरी चीजों पे बोली थी। नहीं, मेरा जो सवाल, आपने इतनी रोचक बातें बताई कि मेरे सवाल का एक सिरा रह गया, छूट गया कि वो असल में होता क्या है कि लेखक लेखक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य से और उनके साथ विचार विमर्श करके ही होती है। जैसे आपने खुद ही बताया कि उन्होंने कहा कि इनमें इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। क्या ये माहौल आपको दिल्ली में मिला? हाँ, श्रीपत जी ने काफी वो किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं काफी लिख चुकी थी जब ये लोग मिले। ओके। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि इन्होंने रीराइट करने को कहा या मुझे कहा कि फिर से लिखो। एक अपनी राय देते थे। और श्रीपत जी के साथ ये था, वो कहते थे ये तुमने शब्द कहाँ से ले आई, ये हमारे जमाने का शब्द है। उस जमाने में मेरे ऊपर बहुत बौछार हो रही थी कि उर्दू के लफ्ज बहुत है। तो उन्होंने कहा तुम उर्दू के लफ्ज नहीं लाओगी तो कौन लाएगा। भूमिका की राइटिंग में बहुत है उर्दू के एक्सप्रेशंस। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी उर्दू हिंदी को अलग नहीं रखा, लेकिन उसी जमाने में भारती जी थे जिन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया। पुलिस रात मेरी कहानी उन्होंने छापी, बस पूछा इसमें ए लगेगा बीच में या ए की मात्रा लगेगी, बस। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये बदलो या वो बदलो। लेकिन बड़ा एतराज होता था मेरी भाषा पे। और आज उसी नए मुहावरे को लोग बहुत पसंद करते हैं जिसमें गंगा जमनी तहजीब उनको नजर आती है। और खूबसूरत शब्द तो मैं चुन चुन के लेती हूँ, चाहे वो फारसी का ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, हमने भी अपनी राइटिंग से, मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो दूसरों की राइटिंग से हमने बहुत सीखा। ओके। ये लफ्ज का क्या मतलब होता है, ये क्या है। यहाँ तक कि जोगिंदर पाल जो थे वो, और हमारे पसंदीदा जो राइटर रहे हैं पंजाबी, मुझे क्या हो रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी, वो मुझे मेरे पसंदीदा थे। उनके यहाँ कितने पंजाबी के लफ्ज थे, लेकिन लफ्ज थोड़ी ना आपको परेशान करते हैं। वो तो राइम है, उसके अंदर का जज्बा है, फिक्र है, एहसास है, वो आपको मुतासिर करता है। और उन लोगों की भाषा में एक चमक आ जाती है। जब हिंदी में दूसरी भाषाओं के लफ्ज आते हैं तो जिंदा हो उठती है, लेकिन इतने ना हो कि वो बोझिल हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो थी, इस तरह की गाइडेंस जो है वो दिया, लेकिन इस तरह का कभी नहीं दिया कि तुम ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ। और इस तरह के गॉडफादर नहीं है मेरी जिंदगी में। ना किसी का हस्ताक्षर है और ना मेरा कोई गॉडफादर रहा है। इत्तेफाक देखिए, इसलिए मेरा जो लगाव रहा है वो बहुत ही निचले तबके से, क्योंकि वो भी लावारिस। सरकार ना उनकी फिक्र करती है, ना उनके माँ बाप, वो भी हैं। और मेरा भी, मैं अपने को रिलेट करती हूँ उन्हीं लोगों से। और मेरी भाषा में जो अवधि आई है, जो बोलचाल है, वो पत्थर गली के उन लोगों से आई है जो बड़ी बड़ी कोठियों के आगे किराएदार थे। उसमें धोबन थी, उसके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ने आते थे, क्योंकि एक मूवमेंट था कि मुस्लिम लड़कियों को आगे बढ़ाओ। तो उसमें ये था कि जो बड़े बड़े इलाहाबाद के लोग थे, उन्होंने कहा था बड़े घर की लड़कियां आएंगी तब खिंचे खिंचे और लोग आएंगे। तो वहाँ मिडिल क्लास के लोग थे, धोबी के थे, दुकानदारों के थे। और जब छुट्टी हो जाती थी, रिक्शा देर में आता था, गली थी, कार नहीं आ सकती, बस नहीं, उस वक्त मैं आया के साथ, इन लोगों, दाई के साथ इन लोगों के घरों का एक एक दौड़ लगा लेती थी। तो उससे मुझे कहानियों में बहुत, जिसे कहते हैं नक्शा कशी में, जब मैं घर बनाती हूँ किसी गरीब का या मिडिल क्लास का, तो मुझे बहुत आसानी होती। दरअसल वही घर मेरे पेन से निकल आते हैं।
पत्थर गली से मुझे एक बात याद आ जितना बात करती हूँ मैं 4 जवाब दे देती हूँ आपको। नहीं, ये देखिए आप मुझे अपनी मुझे बात पत्थर को गली से एक बात याद आ गई मैम, मैं बताऊं? हाँ बोलो। पत्थर गली जो है वहां पे कशीदाकारी बहुत खूबसूरत होती है, अरे पूरे वंडरफुल वंडरफुल। मैंने अपनी बेटी की ये शादी ये में ये साड़ी वहीं से आई है। बनवाई थी। आज आज इस खास मौके पर कि आप आ रही हैं, ये साड़ी मैंने वहीं से एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। तो इस ओहो। खास मौके पर मैं पत्थर गली की ही ये चीज लेकर आ रही हूँ, और मैं उस रास्ते से जब भी गई हूँ तब भी मुझे ख्याल आया है कि आप वहाँ हैं कहीं ना कहीं। आप दिल्ली में जरूर हैं लेकिन आपकी रूह वहाँ है। ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरी जी हर कहानी नखास कोने से किसी न किसी जी बहाने उठती है। और ये जी कशीदाकारी मैंने इसलिए करवाई थी अपनी बेटी की साड़ी में कि इसको जी याद रहे कि एक पत्थर गली थी, वहां माँ ने जी पढ़ा था जी और उसकी गलियां थी। जी बिल्कुल। ये जो है ये कशीदाकारी, ये मैंने अपने आप ही लोगों का प्रेरणा है, डेफिनेटली आप लोगों की ही चीजें हैं। मैंने अपने उपन्यासों में इस कशीदाकारी और इस साड़ी का जिक्र 3-4 मर्तबा किया है। बाज दफा तो नहीं, हर जगह जरूरत नहीं आती। अभी नौशाद नॉवेल है, उसमें बाकायदा है और उसमें ये दिखाया है कि शौहर करवाने जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं खुद ही गई थी उस गली की खाक ढूंढते हुए, आपको तलाश रही थी मैं वहां पर शायद, और तब आपसे मेरा ऐसे तारुफ था नहीं, लेकिन एक एहसास था कुछ, तो वो जगह मुझे बहुत पसंद आती है। SS खन्ना के ठीक सामने ही है, वो सड़क के अपोजिट है ना? लेकिन तुम्हारी कहानियों में तो निम्न वर्ग का काफी जिक्र है, जी जी, मस्तानी का भी। कशीदाकारी जो लोग, जी हाँ मैम, जो लोग कशीदाकारी कर रहे हैं वो तो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के ही हैं, वो बहुत अच्छे परिवार से तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, मेरी दोस्ती कृष्णा सोबती से हुई थी। ईरान जी इशू उन्होंने देखा था और कहा था हम हशमत में तुम्हारे ऊपर लिखूंगी, और वहां से कृष्णा दी ने कहा था कि हम लोग स्टैंडर्ड में चाय पियेंगे। तो मैंने उनसे कहा कृष्णा दी, पहली बार मैं आपके साथ अकेली बैठी चाय पी रही हूँ, हमेशा डॉक्टर शर्मा के साथ निकलती थी। तो उन्होंने कहा अगर डेटिंग मेरे साथ कर रही हो तो काश मैं तुम्हें अच्छी जगह, बेहतर जगह ले क्या बात, जाती। क्या फिर बात। मेरी और कृष्णा दी की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन उनके जाने के बाद मैं एक भी कलम नहीं उठा पाई। बहुत लोगों ने कहा लिखो, क्योंकि उस तरह मैं ताबड़तोड़ लिख नहीं सकती थी। हम लोगों ने बहुत गहरे जेएनयू में, उनके घर में, यहाँ तक कृष्णा दी ने मेरे घर में रोटियां बेली हैं और मैंने सेकी हैं। क्या इस बात, तरह से क्या भी बात। हुआ है। ओके। बहुत अच्छी यादें हैं रही हैं कृष्णा दी से। और भी लोग रहे हैं, कुसुम अंसल के साथ हम लोगों ने संवाद शुरू किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में था, मृदुला जी से बहुत अच्छी बातें गप मारती थी। उनकी बहन जो थी वो मंजुल भगत, वो भी मुझे बहुत पसंद थी। ये दोनों बहनें बातें करने में बड़ी दिलचस्प हैं, और मुझे अच्छा लगता है बातें करना। सबसे नहीं, लेकिन कुछ लोगों से, जैसे इस वक्त मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। हाँ, नहीं मैं भी नहीं, ये भी मैं देख रही हूँ रियली। मैं पहली बार आपको इतना बोलते हुए देख रही हूँ जिंदगी में। वो, वो असल में क्या है कि आपका इतना अनुभव है, आपके पास इतनी बातें हैं, और मेरे जैसा श्रोता है जो इतने इत्मीनान से आपकी बातें सुनने का मादा रखता है। मैं तो चाहता हूं कि आपसे लगातार काफी बातें होती रहे, क्योंकि जो छोटे छोटे संस्मरण होते हैं ना, जी ये एक साहित्यकार के बनने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, है ना। एक तो होता है जैसे कि आजकल मैं कई लोगों से बात कर चुका हूं, तो मैंने देखा है कि वो कई बार उन लोगों ने कहा भी है कि हमने देखा खिड़की से कि वो मजदूर लॉकडाउन में जा रहे थे तो हमने एक कविता लिख दी। वो बात बनती नहीं है जब तक आप बहुत करीब से जाके ना देखें, उनके पीड़ा को ना समझे, वो उनके मतलब बेचैनी को ना महसूस करें। वो खिड़की से देख के तो फिर बात बनती नहीं है। और आपने देखिए, बहुत अच्छी, खुसरो जी ठीक कह रहे हैं। खुसरो बाग में मुझे याद है जब मैं अक्षरवट लिख रही थी, तो देखिए साफ बात है मैंने स्कूल देखा, कुछ थोड़े बहुत घर देखे, मोहल्ले,
और अपने घर में रही। लेकिन उस वक्त मैंने बहुत चक्कर लगाए, इलाहाबाद के मोहल्लों को देखा, जगह जगह गई। तो खुसरू बाग जब मैं गई तो उसके हुस्न से मैं बहुत मुतासिर हुई और रिक्शा लेके मैं पूरे खुसरू बाग में घूमी थी। अमरूद के दरख्त बहुत ज्यादा थे और दिलचस्प बात यह थी कि अमरूद और बड़े दरख्तों के नीचे बड़ी शान से साइकिल खड़ी थी और कोई साहब नॉवेल पढ़ रहे थे। मंदिरों में गई तो वहां पे सो रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन जब मैं खुसरू बाग बाद में गई तो वहां पे पता नहीं किस वजह से रिक्शे की मनाही हो गई, दरवाजा भी थोड़ा सा खुला तो दिल बद्दिल हो गया। तो ये जो सिक्योरिटी है, आतंकवाद है, इस सब ने हम लोग की खूबसूरत जिंदगी हम लोगों से छीन ली है। हम जी नहीं पा रहे हैं अपनी मर्जी से। जैसे उन्मुक्त हवा में चिड़ियां उड़ती हैं, हम उस तरह उड़ नहीं सकते, नेचर को नहीं देख सकते हैं। और खुसरू बाग तो क्या है, पाम के दरख्त देखिए, और बहुत हसीन, बहुत ही हसीन याद है उसकी, तस्वीर की तरह। और दोबारा मैं बहुत परेशान हुई, बहुत ही परेशान हुई। नहीं, समय तो काफी बदल गया है, ये तो फैक्ट है। और आप जब बता रही थी कि आप अपने दाई के साथ जो दौड़ लगाती थी घरों के अंदर से इधर से उधर से भागती हुई जाती थी, तो वो जो इमेज, वो जो घरों के अंदर का वातावरण आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, वो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया होगा जी, और वो कहानियों में उतर करके आता है। और आप जब कह रही थी तो मैं बैठे बैठे अपने बचपन के बारे में सोचने लगा था। तो ये बात तो सही है कि माहौल ही लोगों को बनाता है और माहौल ही लोगों को नष्ट भी कर देता है। देखिए, मेरे कहानियों में अक्सर कोतवाली का जिक्र आता है, बहुत रिच है वहां पे कोतवाली का एरिया। वहां पे इत्र की, किताबों की, सबकी दुकानें, दूसरी तरफ ठठेरी बाजार है। और खास बात है कि लाल मोहम्मद बीड़ी वालों, वहां के ऊपर मुस्लिम जो त्योहार होते थे उसमें उनके यहाँ बहुत शानदार दरवाजे होते थे और उसमें हम लोग टहलने जाते थे। और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो थे दिवाली में और इसमें बड़े शानदार दरवाजे, लाइट, गाने, तो बड़ी चहल पहल थी इलाहाबाद में और बड़ी रवानी थी, सब लोग एक साथ बहते थे। ये बहुत अच्छा। अब आजकल आप अभी आपने कहा कि जिक्र किया आपने कृष्णा सोबती जी का, तो आपने कहा कि मैंने कलम नहीं उठाई। क्या वाकई आपने कलम रख दी है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है और लिखने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, अगर हो सका और सुकून मुझे मिला तो कृष्णा दी पे मैं बहुत कुछ लिखूंगी। कृष्णा दी की सबसे बड़ी खूबी ये थी, ठीक है उनका अमृता जी से मुकदमा हुआ, लेकिन मैं उनकी स्क्रिप्ट मैंने पर्शियन में पढ़ी और एक मुद्दे पे मैं उनके साथ थी। वो मुद्दा था कि उन्होंने लेखक की जो मर्यादा होती है, राइट्स होते हैं, उनके लिए आवाज उठाई। आज नई लड़कियां कहती हैं मेरी वो चीज चोरी हो गई, उसने ये चुरा लिया। मेरे भी बहुत सारे डायलॉग लोगों ने चुराए, बहुत सारी कहानियों को अपने डायलेक्ट में करके चुराया। तो ये सब चीजें तकलीफ दे तो होती हैं। तो उस वक्त ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैं होती अगर अमृता जी के लिए तो मैं कंधे पे हाथ रखती कृष्णा दी के और कहती आई एम सॉरी, तुम हर्ट हुई, मैं विड्रॉ करती हूँ। लेकिन नहीं, दोनों लोग उसमें रहे, वो अलग बात है, उसमें मैं बहस में नहीं जाऊंगी। लेकिन कृष्णा दी ने हर वक्त राइटर के लिए अपनी आवाज उठाई। मुझे याद है एक फंक्शन में एक यंग लोगों ने कहा कि कितना मजा है कि एसएमएस से हम लोग एकदम कर लेते हैं, वो मजा बुजुर्गों में नहीं। कृष्णा दी जिस तरह से ऑडियंस में खड़ी हुई और लथाड़ा था उन्होंने। अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग डरते हैं, नहीं अरे भाई क्या डरना, तुम जो हो अगर नई तकनीक को जानते हो तो हमसे पूछो राइटर कैसे बना जाता है। हम कोई इंजीनियर थोड़ी ना है कि हम तकनीक में जाएंगे। जी।
तो ये चीजें जो है, हम अपने सब्जेक्ट में माहिर होना चाहते हैं, आज भी हम कुछ सीखना चाहते हैं। हम तो थोड़ी ना है, हमारे पीछे तो कितने बड़े बड़े उस्ताद कलमकार गुजरे हैं कि कभी कभी मुझे डिप्रेशन होता, मैंने दिया क्या साहित्य को? कुछ नहीं दिया। तो वो जज्बा जब आप राइटर की तरह जीते हैं, राइटर की तरह कुर्बानी देते हैं और राइटर की तरह पीड़ा उठाते हैं, इस सब के बस की बात नहीं है। सही बात, सही बात। इसमें तो कृष्णा जी की एक चीज जोड़ूंगी मैं सर, एक मिनट अरविंद जी, मैं कह दूं, कृष्णा आंटी की एक बात मुझे भी बहुत पसंद आई है, जो आपने बताई है, ये सारी बातें बहुत बिल्कुल अच्छी आ रही है सामने में। मेजबानी तो उनकी बहुत अच्छी है, बड़ी मकबूल रही ही है। खाने पर उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, जो बात मुझे उनकी बहुत बहुत आज तक याद रहती है, जो ये उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है किसी बात पे, किसी बात पर सामने आकर कहना है। जैसा कि आपने बताया किसी एसएमएस के मामले में किसी को उन्होंने बताया था, ये वाला एपिसोड तो मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने खाने पर मुझे बुलाया था, मेरी पसंद की सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी, फोन में बाकायदा पूछ के कि भूमिका खाने पर आ रही है, उसे क्या पसंद है, नीलाभ जरा मुझे बताओ। नीलाभ को उन्होंने यहाँ पूरे कनॉट प्लेस में उस वक्त साथ में घुमाया है जब तांगा चलता था, वो उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती थी। मतलब मेरे लिए ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि कनॉट प्लेस में तांगा चल रहा है, एक बात। और दूसरी बात मैम, एक बात मैं जरूर कहूंगी, उनकी जो मजबूती वाली ये मजबूती वाला जो साइड निकल कर आता है, इसमें उन्होंने कहा कि देखो शादी तो कर ली है, लेकिन इसको सुधारना बहुत मुश्किल है। ये एक काफी बिगड़ा लड़का है, इसको मैं बहुत छोटे से देख रही हूँ कि इसे मैंने ही बड़ा किया है और मेरा बहुत असर है इस पर। अगर इसने जरा भी चूम चपड़ की, एकदम यही अल्फाज थे उनके, मैं बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग हर सेंटेंसेस। जरा भी चूम चपड़ की तो तुम इसे छोड़ देना, तुम इसे तुरंत इमीडिएटली डिवोर्स फाइल करना और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, जमाने में कोई खड़ा हो चाहे ना हो। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप कहाँ मेरी सास की तरह आ रही हैं सामने। आपने अपना कैरेक्टर, उन्होंने कहा तुम कौशल्या माता, मैं हूँ तुम्हारी आज, तुम ना समझना कि कौशल्या जी तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लेकिन मैं इस पर भी तुमको ये सलाह दूंगी। देखिए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी लेडी जिन्हें एक बच्चे को आइसक्रीम कनॉट प्लेस में तांगा के साथ खिलाया हुआ है, इलाहाबाद में आई हैं, कई कई मर्तबा, कई कई दिन हमारे यहाँ वो रही हैं, और इसके बाद वो एक आने वाली नई लड़की से ऐसा कह रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आंटी की जितनी बात आप कह रही है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कृष्णा आंटी बिल्कुल वैसी ही निकल कर आई हैं। अमृता जी से मुकदमा होना तो ये सब तो उनकी अपनी नहीं, लेकिन निजी। अमृता जी की एक बात की मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को और समकालीनों को बहुत मोहब्बत दी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुकदमे में जब जाती थी, मानी बात है, मैंने, मेरी शहादत थी वहां पे, मैंने सारे नामाओं के ऊपर वो करा था, वो मुझे देखती थी। जब मैं उनके घर गई थी वर्तमान साहित्य के महिला विशेषांक के लिए उनका छोटा सा इंटरव्यू लेने, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने उतने ही प्यार से मिली, कुछ भी शिकायत नहीं की, किसी तरह की आंखें नहीं ततेरी। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने उसके ऊपर कलम उठाया था। मुझे लगा था दिल का बड़ा होना भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, सही में बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़े लोग थे, इन लोगों ने साहित्य को जिया और जो जिसे कहते हैं जो एहसास इन लोगों का था ना, उसमें बड़ी ईमानदारी बरती है। इसमें एक छोटा सा सवाल उसको उन लोगों ने पूरी, जिसे कहते हैं, उसको मुनासिब समझा, दुरुस्त समझा। मैम इसमें एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये मेरा सवाल है, इसमें आप ही राय दें, ये मशवरा अभी दें और आप मुझे इसमें एनलाइट करें कि क्या करना चाहिए। जब कुछ वरिष्ठ, सभी वरिष्ठ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक वरिष्ठ ऐसे भी हैं जो संस्मरण झूठे लिख देते हैं, और वो भी हमारे शहर को लेके, जो इलाहाबाद प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इलाहाबाद इलाहाबाद करते हैं, तो उनको कैसे नजरअंदाज किया जाए, ये तरीका आप हमें समझाएं, ये सलीका हमें समझाएं। देखो, ये तरीका तो कोई भी नहीं समझा सकता है। अगर
कोई अपनी नजर से किसी चीज को देख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा शहर की तुम बात कर रही हो, मैं तो ये देख रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जब कोई जिंदा रहता है तो उसको एक अलग अंदाज से करते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसके कोटेशन अपनी ही तारीफ में बहुत कुछ लिखते हैं। तो बताइए, समझ में नहीं आता है कि पहली वाली दुश्मनी सही थी या बाद वाली मोहब्बत। बताइए ये चीजें जो है इसके लिए क्या किया जाए। अगर आप आवाज उठाते हैं तो फिर वही बहस हो जाती है जो कृष्णा सोपती ने एक आवाज उठाई कि आपने उसमें जिंदगी नामा को क्यों ऐड किया, आप कोई और नाम लिख देते, क्योंकि कृष्णा दी ने अपनी शादी खत्म की थी इस वजह से जी, पहली शादी जी। तो जो उन्होंने उसका किस्सा बताया था तो वहां पता चलता था ये किस बुरी तरह से उस नॉवेल से जुड़ी हुई थी। तो आप राइटर और राइटर के एहसास को तो समझिए वो कौन है, आप ऐसे ही उड़ा नहीं सकते हैं वो। अगर आप तुमको याद होगा इलाहाबाद में जो साहब का एक होटल था, उनका नाम क्या था, वो पंजाबी राइटर थे। बहुत पुरानी बात है, शायद मैं ना जानती हूँ। नहीं, इस वक्त थोड़ा सा इतने नाम है ना। बहरहाल उन्होंने एक मर्तबा राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ उनसे कह दिया था, तो वो हर्ट हुए थे अपनी उनकी कहानियों के बारे में। तो जब उनसे महेंद्र भल्ला थी क्या, महेंद्र भल्ला जी थे क्या, महेंद्र भल्ला? ओके, नहीं, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा याद आ जाएगा। बहरहाल तो उन्होंने ये बात कही थी, मैं तो कहानी नहीं लिखता, मैं तो परिंदे उड़ा देता हूँ। और उन्हीं के लिए हाँ, उनको भी कृष्णा दी बहुत पसंद करती थी। तो उन्होंने कहा था कि नासरा, मैंने उनको गुब्बारे से भरा हुआ एक रिक्शा भेजा था उनके घर। तो ये चीज जो होती है बड़ी गहरी होती है, ये मैन वुमन रिलेशनशिप नहीं है जिसके खिलाफ मेरे तेवर खिंच जाते। ये आर्ट से आर्ट का रिश्ता है, ये इंसान से इंसान का रिश्ता है, ये कलम से कलम का रिश्ता है। लेकिन उसको लोग चीपनेस में बदल देते हैं साहब, बदल देते हैं। और इससे जी, तो इसमें ना नए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब संस्मरण झूठे लिखे जा रहे हैं। जब एक इंसान का मौत, जब उसकी फौत हो गई है, इंतकाल से पहले आप उसे दूसरी तरीके से पेश कर रहे हैं, इंतकाल के बाद आप उसे दूसरी तरीके से दिखाने लगे, अचानक मोहब्बत पैदा हो गई, तो हम जो नए लोग हैं ना ये बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका ये रिश्ता सही है, ये इन्होंने जो लिखा है ये गलत है। हमें तो नहीं, मैं इंडिविजुअल अपनी बात इसलिए लिहाज से इस लिहाज से बात है कि आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले, मैं नाम इस वक्त नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, तो साहिबा का किसी राइटर से चलता था। बाद में उनकी डेथ के बाद उनका, वो मेरे पिताजी थे, पिता समान थे। तो क्या बात, इसको क्या कर सकती हो, क्योंकि आजादी उसका है, हो सकता है वो पिता और उसको एक साथ देखती हूँ। यू नेवर नो, सर्टेनली क्योंकि मिक्स्ड फीलिंग होती है। तो उन्होंने ये बात लिखी, लोगों ने बहुत बुरा माना, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इमोशंस का चक्कर। मुझे आपकी ये फॉरवर्डनेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो मेरे अब्बा से भी बड़े 15 साल रहे हैं, वो मेरे साथ ही रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वो दौर पूरा बताया है। और जो वरिष्ठ लेखक लिखते हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। खुशनसीबी की बात है कि वो दौर मुझे आंखों के सामने उन्होंने दिखा दिया कि भूमिका ऐसा 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 था, आपसे मिलवाया, ऐसा ऐसा था। लेकिन ये जो नए लोग, नए किताबें कुछ आ जाती हैं हमारे शहर को लेकर, हमारे लोगों को लेकर, और उसमें गलत इंटरप्रिटेशन रहता है, उसमें डिस्क्रिप्शन एकदम गलत होता है। इसके लिए दो चीजें हैं भूमिका, सॉरी जी, मतलब मैं बीच में तुम्हारी बात है। देखो, एक तो ये है कि अगर आपका अंदाज बयां बहुत ही दिलचस्प है तो नया आदमी तो चश्मदीद गवाह है नहीं, उसको तो मजा आ रहा है, लेकिन जो चश्मदीद गवाह है वो रिएक्ट करता है।
ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ के लड़के लड़कियां कहते हैं कि हम तो इलाहाबाद ये देख रहे हैं भूमिका जी, आप तो ये बता रही हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे नीलाभ जी की परिपाटी से जो सुनने को मिला मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, और नीलाभ मुझे गलत बयानी मेरे सामने वो क्यों करेंगे? तो अपने बारे में वो बहुत हाई फाई बता सकते हैं, अश्क जी का बता सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो गलत बयानी क्यों करेंगे, है ना? तो ये बड़ा, मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, ऐसे कई सारे इधर इंटरव्यूज जो मेरे हुए हैं उनमें कई सारे लोगों ने बाद में सवाल भी हम लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं इस वक्त, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देखो पहली ईमानदारी राइटर की ये होगी कि वो एक्यूरेट रहे और जो बोले वो सच्चा बोले। जो श्रीपत जी में लगता था मुझे कि जो कल कहते थे 5 साल पहले कि ये कहानी बड़ी कमजोर है, वो बाद में भी कहते थे, लिपापोती वो बहुत क्लियर थे अपने सोच में। तो ये लाइलाज बीमारियां जो देखने को मिल रही है, इसका कोई इलाज तो हमें खोजना होगा। भूमिका जी, अब जरा समापन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। मैं बस 2 बातें कहना चाहूंगा नासिरा जी से जी। एक तो आप कृष्णा सोबती जी पर जो लिखना चाहती हैं वो जरूर लिखिए, लेकिन मैं काफी पद में भी छोटा हूं, उम्र में भी छोटा हूं आपसे। मैं ये चाहूंगा कि आप अपने संस्मरण जरूर लिखिए, क्योंकि वो बहुत ही रोचक होंगे और वो एक इतिहास को भी व्यक्त करें, कल्चरल इतिहास को, साहित्यिक इतिहास को। इसी के साथ मैं समझता हूँ काफी अरविंद जी की बात बढ़ाकर कह रही हूँ, बीइंग एन इलाहाबादी, आप सच तो लिखेंगी कम से कम। मेरे पास उस तरह के बहुत कम है, लेकिन जो है वो मैं लिख सकती हूँ। मैं बहुत डीप मैंने होता नहीं लगाया इलाहाबाद के साहित्यिक दुनिया में, मैंने सामाजिक दुनिया में ज्यादा होते लगाए हैं। हाँ, तो वो भी लिख सकती हैं, वो भी लिखे हैं आप। अच्छा, वो लिख सकती हूँ मैं। अब जैसे मेरे पसंदीदा राइटर ये भी रहे हैं कृष्ण बलदेव वैद जी, ये ईसर साहब, इन लोगों से मेरी बहुत बातें होती थी और ग्रुप में होती थी। जैसे कृष्णा सोबती, कृष्ण बलदेव वैद जी, निर्मल जी और उनके भाई आर्टिस्ट, ये सब चीजों का एक ग्रुप रहता था जिसमें मैं शामिल रहती थी। इन लोगों के ख्यालात भी सुनती थी। नहीं, बढ़िया है। तो ये योजना बनाइए और हम आपकी रचनाओं का इंतजार करेंगे जी। आपने बहुत बहुत समय दिया और वो भी ये मैं थोड़ा घबरा रहा था कि आपसे सवाल क्या क्या पूछूं, लेकिन बात जब चली तो बात निकल ही पड़ी। मैं आपका बहुत बहुत आप कुछ कह रही थी? बात की शिकायत रही कि आपने ऐसे सवाल नहीं किए कि हम और भूमिका इलाहाबादी कुछ जरा सोचने पे मजबूर होते कि इसका जवाब क्या दो। सही बात कह रही हैं, अब बोलने भी नहीं दिया था। भूमिका जी से तो आप तैयार करके रखिएगा, अगली किस्त में हम आपको आपके सवालों का जवाब देना चाहेंगे जो कुछ तो होते ही हैं ऐसे सवाल, नुकीले सवाल होते हैं जिसकी चुभन रहती है, लेकिन उससे दिमाग खुलता है। चलिए, बढ़िया है, वो अच्छा है कि अगली बार जब मिलेंगे तो ये आपको कुछ नुकीले सवाल मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आप दोनों से विदा लेता हूं और नासिरा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। भूमिका जी आपको भी धन्यवाद और नमस्कार। मैं अब बंद कर रहा हूं। आपने जन्मदिन अच्छा मनवा दिया, खूब सारी अच्छी बातें सुनने को मिली, इससे बेहतर कोई और गिफ्ट हो नहीं सकता था, इसमें कोई शक नहीं। जी जी बिल्कुल, दुआओं से बेहतर कुछ भी नहीं।